देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द रेडिएंट एफिशिएंसी ऑफ ल्यूमिनस सोर्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने मेरी क्लास अच्छे से देखी है तो रेडिएंट एफिशिएंसी को मैंने बहुत अच्छे से बताया था और मैंने बताया था इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो रेडिएंट एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट? टेम्परेचर ऑफ सोर्स। मोर द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, मोर इज द रेडिएंट एफिशिएंसी। ओके गाइस, लेट्स मूव फर्दर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, लाइट वेव ट्रेवल विद द वेलोसिटी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट बोलेंगे सर c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बट गाइस यहां पर 8 तो कहीं नहीं है बिकॉज यहां यूनिट चेंज है, इट इज इन सेंटीमीटर। सो गाइस वी नो दैट 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है। तो हेयर गाइस इट विल बिकम सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इज द राइट आंसर। 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड गाइस, ये जो पूरी की पूरी वीडियो है बनेगा, इसका जो पूरा पीपीटी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में है, उसे आप सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के बाद मैं आपको तुरंत दे दूंगा। नेक्स्ट है कार्बन आर्क लैंप आर मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन डोमेस्टिक लाइट, स्ट्रीट लाइटनिंग, सिनेमा प्रोजेक्टर, फोटोग्राफी। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो कार्बन आर्क लैंप जहां मैंने आपको पढ़ाया है आर्क लैंप्स में, वहां रेड कलर से मैंने मार्क कराया था और मैंने बोला था दीज लैंप्स आर यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर सर्च लाइट। ओके गाइज, तो प्लीज कीप इन माइंड सर्च लाइट। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता, आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तो आप क्या करिएगा, आप वहां पे जाके कार्बन आर्क लैंप पूरा पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो आगे मूव करते हैं। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है गाइस, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, रेडियन, स्टेरेडियन, कैंडेला, ये लास्ट ईयर एसएससी जेई में और काफी सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सॉलिड एंगल को बेटा हम मेजर करते हैं, दिस इज 3D एंगल, इसे 3D एंगल भी कहते हैं, और वी मेजर इट इन स्टेरेडियन। ओके गाइस, वी मेजर इट इन स्टेरेडियन। तो ये हमारा स्फीयर, स्फीयर से एक एरिया सबटेंड हुआ, इससे एक एंगल बनता है ओमेगा सॉलिड एंगल। तो मैंने वहां बहुत अच्छे से डिटेल किया विद पिक्चर डायग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 5, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वेवलेंथ, या नन ऑफ दीज। सो गाइस इसका राइट आंसर है कैंडेला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी कैंडेला के बारे में एक और बात बता देता हूं बेटा, इट इज फंडामेंटल यूनिट, मतलब कांट बी ड्राइव्ड फ्रॉम एनी यूनिट। फंडामेंटल यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो प्लीज आप इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडेला किसकी यूनिट होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, यानी फ्लक्स एमिटेड एट पर्टिकुलर डायरेक्शन। मूव करते हैं फर्दर। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज स्टेरेडियन, कैंडेला, ल्यूमन और लक्स। सो गाइस इसका जो राइट आंसर है इट इज लक्स। तो मैंने आपको बताया था जो सोर्स से लाइट निकलती है चारों डायरेक्शन में वो क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स। और ल्यूमिनस फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं बेटा हम लक्स में। आगे चलते हैं। द इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल made by the normal to the illuminated surface with the direction of incident flux above statement is associated with. As we know that this is the Lambert cosine law. तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ जो हमारा है वो क्या कहता था? इट इज
दिस इज आवर लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। अगर आपको अच्छे से समझना है, वीडियो में एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है, वीडियो 2 में, तो पढ़ लीजिएगा। द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर द प्रिसीजन वर्क इज अराउंड। देखिए गाइस, मैंने एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है। मैंने बताया था कि इल्यूमिनेशन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट का होता है, और प्रिसाइज वर्क के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट ल्यूमन की जरूरत होती है। इट इज 500 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। 500 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रिसाइज वर्क के लिए इतना ल्यूमन रिक्वायर्ड होता है। मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो अगर आपको याद हो, मैंने सेकंड पॉइंट पे ही बोला था कि प्रूफ रीडिंग के अंदर जहां पे भी हमें पब्लिशिंग होती है, कोई भी पब्लिशिंग हाउस होते हैं जहां पे बुक्स वगैरह छपती है, न्यूज़पेपर, तो वहां पर प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है फॉर फाइंडिंग एरर्स। ठीक है, आपके आर्टिकल्स में कहीं एरर्स तो नहीं है, तो उसके लिए हमें इल्यूमिनेशन लेवल सबसे हाईएस्ट चाहिए होता है। तो प्रूफ रीडिंग क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो गाइस, इसमें ऑप्शन ए है डिस्प्ले, फाइन, एनग्रेविंग, सी रेलवे प्लेटफॉर्म, ऑडिटोरियम। तो गाइस, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर इल्यूमिनेशन लेवल सबसे कम चाहिए होता है, अराउंड 5 to 10। ठीक है, मैंने पूरी टेबल बनाई है, उसमें डाटा दिया है, तो आप वहां से उस चीज को देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। प्लेटफॉर्म हो गया आपका हॉस्पिटल, और क्या बताया था आपको, हॉस्पिटल, यार्ड्स, फिर मैंने आपको बताए थे या, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म तो काउंट कर चुके हैं हम, रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, रेलवे प्लेटफॉर्म। मूव करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव द नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। यानी एक वेवलेंथ की लाइट कौन सा देता है लैम्प। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, प्रीवियसली कई सारे एग्जाम्स में ये आया है, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका जो राइट आंसर है हमारा 11 का, इट्स सोडियम वेपर लैम्प। इट इज सोडियम वेपर लैम्प। तो प्लीज इसे नोट डाउन रखिएगा माइंड में और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउसेज इज इन द रेंज ऑफ। ठीक है, जो डोमेस्टिक लेवल पे कितना इल्यूमिनेशन लेवल हमें चाहिए होता है, तो इसका राइट आंसर है बेटा, और टेबल में मैंने सारी चीजें लिखवाई हैं, 100 to 140 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। ओके गाइस, मूव फर्दर। द ल्यूमिनस एफिशिएंसी। तो बेटा सबसे पहली चीज ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब इज 5 to 10, 15 to 20, 30 to 40, 60 to 65। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है एग्जैक्टली जो है, इट विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द ट्यूबलाइट एंड व्हाट टाइप ऑफ, मतलब हाउ मच वाट हम उसका ले रहे हैं ट्यूबलाइट का, ये सब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी we calculated as for 60 to 65 ल्यूमन्स पर वॉट। तो यहां ल्यूमिनस एफिशिएंसी को किसमें कैलकुलेट करते हैं, इसकी यूनिट भी आप यहीं देख लीजिए, ल्यूमन्स पर वॉट। ओके गाइस, तो आई होप कमेंट में आप करके मुझे आंसर जरूर बताएं तुरंत, तो मैं आपके साथ वहां पर बना भी रहूंगा। 1 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर is the same as 1 lux, 1 candela, 1 foot candle, 1 lumen meter। तो guys, it is called 1 lux। तो जो 1 lux होता है आपका, it is equals to 1 lumen per meter square। Okay guys, this is 1 lux। आगे चलते हैं। The standard wattage of 3 feet फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट इज। तो बेटा अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक टेबल बनाई थी, और टेबल के अंदर मैंने विथ लेंथ विथ पावर कितना ल्यूमन आउटपुट आता है वो मैंने आपको वहां बताया है। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है फॉर 40 वॉट,
तो 40 वॉट वाला ट्यूबलाइट कितने फीट का होता है हमारा लेंथ 3 फीट का। ओके गाइस, मूव फर्दर। फॉर द सेम वॉटेज विच लैम्प इज चीपेस्ट? सोडियम वेपर लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प, फ्लोरेसेंट ट्यूब, जीएलएस लैम्प। तो गाइस जो 16 वाला है आपका जर्नल लाइटनिंग स्कीम लैंप जो होता है आपका सेम वॉटेज के लिए सबसे चीपेस्ट होता है। प्लीज जर्नल स्कीम लैंप, ठीक है, सेम वॉटेज के लिए सबसे चीपेस्ट होता है। क्या होता था इस जर्नल लाइटनिंग स्कीम में बेटा? चारों डायरेक्शन में हमें लक्स मिलता है। The optical instrument used for the comparison of candle power of different sources is known as 17 का जो आंसर है बेटा मैंने आपको विद डायग्राम दिखाया है अपने लेक्चर्स में, हम उसे क्या कहते हैं? फोटोमीटर। इट विल यूज टू कैलकुलेट द कैंडल पावर ऑफ डिफरेंट sources or also used to calculation of illumination by sources. Okay guys, let's move further. Which photometer is used for comparing the light of different color? देखो बेटा photometer is used for light of different color, यानी कलर किस पे डिपेंड करते थे? वेवलेंथ पर। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है बुशन फोटोमीटर, ठीक है। ओके एक मिनट, लेट मी अपडेट दिस, सॉरी गाइस दिस इज नॉट राइट, वेट मिनट, माय मिस्टेक, it's glit flicker photometer, it's glit flicker photometer is the right answer, ठीक guys, let's move further. Which photometer is used for comparing the light of same color? means ये अच्छा क्वेश्चन है, comparing the light of same color। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है बुशन फोटोमीटर, ठीक है। तो सेम कलर के लिए हम यूज करेंगे बुशन फोटोमीटर का और डिफरेंट कलर के लिए हम क्या यूज करेंगे? ग्लिट फ्लिकर फोटोमीटर का। ओके गाइस, मूव करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल फोटोमीटर इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स लॉ या लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो बेटा इट विल डिपेंड ऑन द लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इज द राइट आंसर, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। अगर आप कमेंट में करना चाहें तो एज ए टेक इट एज 1 2 3 4 या ABCD तो भी मैं आपको समझ जाऊंगा, ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एक मिनट गाइस, इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, प्रिंसिपल जो है इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक गाइस। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 क्वेश्चन को देखते हैं अपना। टू इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम थिकनेस, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। इफ वन ऑफ देम गिव्स 60 वॉट देन अदर गिव्स 100 वॉट, तो कौन सा फिलामेंट का लेंथ लंबा होगा? ठीक है, इट इज 60 वॉट, 100 वॉट। 60 watt filament has shorter length, 100 watt has longer length, 60 watt lamp has longer length। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो पावर है आपका, पावर जो है इट इंक्रीज्ड, इट डिक्रीज्ड, सो लेंथ यहां पर अपने आप क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो 60 वॉट जो लैंप होगा फिलामेंट वो क्या होगा? लॉन्गर लेंथ का होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप इज गिवन बाय। सो गाइज मैंने आपको जितने भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाले लैंप पढ़ाए थे उसमें मैंने क्या बताया था? हम क्या करते हैं? गैस को आयोनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई वोल्टेज। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आयोनाइजेशन ऑफ गैस और वेपर्स, ठीक गाइस।
मूव करते हैं आगे। द कलर ऑफ द लाइट गिवन आउट बाय सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प, तो इसका तो आंसर आपको तुरंत देना है, इट इज येलो। तो आपको बोलना है सर सोडियम वेपर लैम्प गिव्स येलो लाइट, बट कब, जब ये कैसा हो जाएगा, फुल ग्लो, ठीक है, और इट विल गिव पिंक लाइट व्हेन एट स्टार्टिंग। ठीक गाइस, तो मूव करते हैं फर्दर। द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस, कैंडेला, लक्स, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर पर कैंडेला, तो ल्यूमिनेंस इज कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज ल्यूमिनेंस? द अमाउंट ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन सरफेस एरिया इज परसीव्ड बाय आवर आईज। ये क्या होता है हमारा, मैंने बहुत अच्छी पिक बनाकर वीडियो में क्लियर किया है, वहां से आप अच्छे से आइडिया ले सकते हैं। तो कैंडेला पर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। द गैस इज समटाइम यूज्ड इन फ्लैमेंट लैम्प, तो बेटा आपको पता होगा फ्लैमेंट लैम्प जो होता है हमारा, we used create a vacuum inside it and gas fill up is argon plus nitrogen। ठीक है, हम इनर्ट गैस को फिल करते हैं, तो यहां पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, बट हम किसे जाएंगे, आर्गन को जाएंगे, क्योंकि आर्गन ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, आर्गन होती है मेन। ओके, तो वी प्रिफर्ड आर्गन। ओके गाइस, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आर्गन इज द राइट आंसर। ठीक, सो मूव करते हैं फर्दर। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हैं गाइस, प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, ग्रुप में पहुंचा दो अपने सारे के सारे। ठीक है, तो द आउटपुट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प इज डिपेंड ऑन, तो साइज ऑफ लैम्प, साइज ऑफ शेल, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट, या ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऑल ऑफ द अबव देंगे आंसर, बट इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट। मैंने बताया था मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द रेडिएंट एफिशिएंसी, मोर इज द लाइट प्रोड्यूसिंग इन सराउंडिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी प्रोड्यूस होगी। सो गाइज, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपने मेरे तीनों लेक्चर देखे हैं तो आप बहुत आसानी से इन सब का आंसर दे पा रहे होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड जो मैं थ्योरी में आपको सब क्लियर करा चुका हूं। यहां सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ए 0 वॉट लैंप कंज्यूम्स, तो अगर आपको पता हो, मैंने फिलामेंट लैंप में आपके साथ ये चीज डिस्कस की है। ठीक गाइज, तो मैंने आपको बताया था कि जो 0 वाट हम बोल देते हैं लैंप में, एक्चुअली इट विल कंज्यूम 5 to 10 वॉट, इट विल कंज्यूम 5 to 10 वॉट, और कितना, 5 to 7 वॉट पावर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहां पर 10 नहीं दिया, लेकिन उसके क्लोज यहां पर आंसर बेटा अवेलेबल है। तो क्योंकि इस सब्जेक्ट में बहुत सारा डाटा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है बेटा, वेरी होता रहता है। ठीक है, तो मूव करते हैं फर्दर। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन इज, तो गाइज अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में बात करता हूं आपसे, जल्दी मेरे को कमेंट में सेक्शन में बताइए बिल्कुल, लेकिन यहां ध्यान रखना है आपको, यहां क्या है, सब केल्विन में है, तो 330 टू 350 ये होता है। तो अगर उसमें प्लस ऐड करते हैं हम, तो हमें ऑप्शन मिलेगा कितना, 3655 केल्विन। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, द लाइफ ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प एक्सपेक्टेड टू बी 100 आवर्स, 200 आवर्स, 1000 आवर्स, 10,000 आवर्स। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है, इट इज अराउंड 10,000 आवर्स। तो आपको पता होगा इनकैंडेसेंट लैंप हमारा जो होता था वो क्या होता था, कुछ टाइम के बाद फ्यूज हो जाता था, हम उसे रिप्लेस करते थे नए लैंप से। ठीक है गाइस, तो 1000 आवर्स तक ही उसका जो लाइफ स्पैन है, इसलिए इन ओल्डर डेज
लैंप को हमने रिप्लेस करा था विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, क्योंकि उसकी लाइफ काफी लॉन्गर होती थी, बट इट विल कॉस्टली। ओके गाइस, तो अगर आपको पुराना टाइम याद हो तो शायद चीजें आपको समझ में आ गई हो। द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर सिनेमा प्रोजेक्टर आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस, इट इज कार्बन आर्क लैम्प, ठीक है, ऑल्सो यूज फॉर सर्च लाइट। और इसकी ल्यूमन एफिशिएंसी कितनी थी बेटा, 9 ल्यूमन पर वॉट टू 12 ल्यूमन पर वॉट, ठीक गाइस। नेक्स्ट, in case of frosted GLS lamp, the frosting of shell is done by ozone, ammonia, acid etching या salt water। तो बेटा इसका राइट आंसर है एसिड इचिंग। एसिड इचिंग से हम फ्रॉस्टेड करते हैं GLS लैंप को। क्यों? क्योंकि बेटा फ्रॉस्टेड का मतलब होता है अगर हम उसे फ्रॉस्टेड उसे बिल्कुल शाइन बनाते हैं तो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो बल्ब के ऊपर नहीं लगते। तो इसका जो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन और आर्गन is filled in GLS lamp to ऑप्शन ए reduce the glare, improve the efficiency, C rate the change the color of light, retarded evaporation of tungsten filament। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो retarded evaporation of tungsten filament है, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर ये गैसेस नहीं होंगी तो फिलामेंट हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो लैंप है वो सॉरी गाइस, वो क्या होगा, वेपराइज्ड हो जाएगा, मतलब फिलामेंट हमारा वेपराइज्ड हो जाएगा और लैंप हमारा डैमेज हो जाएगा, ठीक गाइस। तो मूव करते हैं फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप हैज ए लीस्ट कैपेसिटी टू सस्टेन वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ठीक है, सोडियम वेपर लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप एंड मरकरी वेपर लैंप। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है इट इज इनकैंडेसेंट लैंप। तो जो आपका लीस्ट कैपेसिटी होती है, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते थे, अगर आपको पता हो पुराने टाइम में जब हमारे घर में लाइट काफी वोल्टेज काफी डिम आते थे तो क्या होता था, इनकैंडेसेंट लैंप में वो सिर्फ रेड कलर का बहुत ही कम पोर्शन उसका जल पाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इनकैंडेसेंट लैंप। द लाइट आउटपुट ऑफ GLS लैंप इज नॉर्मली इन द रेंज ऑफ, तो गाइस इसका आंसर आप बताएं। ऑप्शन ए हमें 10 to 18 ल्यूमन पर वॉट दिया है, बी 50 to 80 ल्यूमन पर वॉट, 100 to 180 ल्यूमन पर वॉट, 200 to 300 ल्यूमन पर वॉट। प्लीज गाइस बताओ मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है बेटा 100 to 18 ल्यूमन पर वॉट। कहीं कहीं पर आपको अगर वो 10 to 18, 10 to 15 ल्यूमन पर वॉट भी अगर आपको मिलता है तो इट इज ऑल्सो राइट, ठीक है गाइस। मूव करते हैं। इन नियॉन साइंस आर्गन गैस इज यूज्ड फॉर, तो आपको याद होगा मैंने बताया था नियॉन जो होती है डिफरेंट डिफरेंट, एक तो ये कोल्ड कैथोड लैंप होता है और नियॉन जो होता है वो डिफरेंट गैस के साथ मिलकर डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें देता है। तो नियॉन और आर्गन को जब हम मिलाते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर या ग्रीन कलर। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा इट इज ब्लू कलर। तो ब्लू कलर इज द राइट आंसर। मूव करते हैं। ग्लेयर में रिजल्ट फ्रॉम, तो ग्लेयर क्या था अगर आपको अच्छे से याद होगा तो मैंने जब ग्लेयर आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था एक्सेसिव लाइट कॉन्ट्रास्ट इन द फील्ड ऑफ विजन, एक्सेसिव ल्यूमिनेंस आइदर ऑफ ए एंड बी अबव। तो आपको याद होगा ग्लेयर क्या होती है, एक्सेस ऑफ लाइट कॉन्ट्रास्ट इन द फील्ड रीजन, जिसकी वजह से हमारी आंखों में बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट आती है और हम आंखें अपनी क्या कर पाते हैं, अच्छे से ओपन नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, एक्सेसिव ल्यूमिनेंस भी यही होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय आवर आईज। तो ऑप्शन ए लाइट कॉन्ट्रास्ट इन द फील्ड विजन एंड ऑप्शन बी एक्सेसिव ल्यूमिनेंस इज द राइट आंसर। मूव करते हैं। इन नियॉन साइन द नियॉन विद ए मिक्सचर ऑफ मरकरी गिव्स, ऑप्शन ए ग्रीन कलर, ऑप्शन बी ब्लू कलर, ऑप्शन सी रेड कलर,
ऑप्शन डी येलो कलर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है इट इज ब्लू, सॉरी इट इज रेड कलर, क्योंकि रेड कलर तो आपको मैं मरकरी के साथ आपको रेड कलर याद रखना है, ठीक है, और आर्गन के साथ आपको ब्लू कलर याद रखना है, ठीक है गाइस। तो मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रोड ऑफ नियॉन ट्यूब वर्क एट वेरी लो टेम्परेचर, ऑर्डिनरी वोल्टेज 400 टू 440 वोल्टेज या 2000 टू 6000 वोल्टेज। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया है, 2K टू 6K वोल्टेज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग फॉर आयोनाइजेशन ऑफ गैस, वो भी किसकी हेल्प से, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या लगा होता था, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमारा लगा रहता था, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगता था। और ये स्टेप यूज किस लिए होता है, फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, नियॉन ट्यूबलाइट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है टैंटनम इज द राइट आंसर, ठीक। टैंटनम का सबसे आपका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओस्मियम जो होती है सबसे हैवी मेटल होता है, ठीक है, इट्स ए वेरी हैवी मेटल, ठीक। तो मूव करते हैं फर्दर। While comparing tungsten filament lamp with fluorescent tube light, all of the following are the advantage in favor of tungsten filament lamp except longer life, less costly, more brightness या simple installation। तो गाइज मैंने आपको पहले ही डिस्कस करा है, अगर आपने मेरा लेक्चर अभी तक ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको बताया है कि लॉन्गर लाइफ नहीं थी टंगस्टन की, कम लेस कॉस्टली है, मोर ब्राइटनेस है, सिंपल इंस्टॉलेशन है, लेकिन उसका जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 1000 आवर्स का है, ठीक गाइस। मूव करते हैं, और फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का ज्यादा होता है। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप आर मटेरियल affected by the departure from its normal operating voltage, the total lumen given out by the lamp increases with the increase in voltage, the relationship। आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको दो रिलेशन बताए थे, ल्यूमन आउटपुट जो है वो करंट की पावर 5 और ल्यूमन आउटपुट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज की पावर n। और यहाँ n की मैंने रेंज बताई थी आपको, स्टैंडर्ड है 3 to 4 और ज्यादा स्टैंडर्ड जाएंगे तो 3.33 होता है, लेकिन यहां पर कोई भी ऑप्शन उसके करीब नहीं है, तो वी गो फॉर 4 and 5। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव। In fluorescent tube, the blast resistance is connected in series with the chalk when supply frequency is low to reduce radio interference, when tube light operated on DC supply, or to reduce stroboscope effect। तो ऑप्शन ये जो 42 है हमारा, 42 का राइट आंसर बेटा, ब्लास्ट रेजिस्टेंस का यूज तब करेंगे जब हम ट्यूबलाइट का यूज करेंगे डीसी सप्लाई पर, ठीक गाइज। फिलामेंट लैंप ऑपरेट नॉर्मली एट ए पावर फैक्टर ऑफ। तो गाइज अगर आपको याद होगा, ओनली फिलामेंट लैंप है जिसके अंदर स्पेशली क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, और वर्क करता है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर, इट इज वर्किंग ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसमें पावर फैक्टर क्या है, R अपॉन Z। तो Z भी हमारा क्या है यहाँ R, तो पूरा पावर फैक्टर 1। तो इसका पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर फैक्टर अगर किसी भी लैंप का है तो वो कौन सा है, फिलामेंट लैंप का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड कैथोड लैंप। तो इसका आंसर आप तुरंत देंगे, सोडियम वेपर, हाई प्रेशर मर्करी वेपर, लो प्रेशर मर्करी वेपर या नियॉन लैंप। तो ऑप्शन है नियॉन लैंप को हम क्या कहते हैं, कोल्ड कैथोड लैंप कहते हैं, ठीक गाइस। मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन करा है क्यों, क्या रीजन है। तो गाइस कमेंट में करके मुझे जल्दी आंसर बताएं इन सभी का। नियॉन गैस इन सोडियम वेपर लैंप,
हाँ बेटा ये बात सही है कि नियॉन गैस सोडियम वेपर लैंप में फिल होती है, बट इन स्मॉल अमाउंट. द ऑप्शन ए चेंजेस द कलर ऑफ लाइट, एक्ट एज ए शील्ड अराउंड द फिलामेंट, या असिस्ट इन डेवलपिंग इनफ हीट टू वेपराइज द सोडियम. तो बेटा सोडियम गैस को आयनाइज करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो वो हमारा जनरेट करने के लिए हमें किससे चाहिए, नियॉन गैस की रिक्वायरमेंट होती है. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है. सो गाइस मूव करते हैं फर्दर. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन इज ऑप्शन ए 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 2500 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 550 डिग्री सेंटीग्रेड. सो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और जल्दी मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में. तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, इट इज ऑप्शन नंबर बी 3500 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन फ्रॉम a 100 watt incandescent lamp will not increased by increasing the supply voltage, increasing the filament temperature, increasing the shell diameter और increasing the shell length. तो गाइस इसका जो आंसर है वो क्या है, increasing the filament temperature. Okay, illumination of 100 watt lamp, it does not depend on increasing, ठीक है, illumination, level of illumination यानी lumen outputs. तो वो मैं आपको सारा रिलेशन पहले ही वहां बता चुका हूं. ठीक, सो गाइस मूव करते हैं फर्दर. Which of the following material can be used for filament in incandescent lamp? तो गाइस ये तो आपको बहुत आसानी से पता है, टंगस्टन लैंप होता है, ठीक है, फिलामेंट लैंप, लेकिन हम, ठीक है, टंगस्टन लैंप इज द राइट आंसर. मूव करते हैं गाइस. ए लैंप हैज मीन ए स्फेरिकल कैंडल ऑफ पावर 25, द टोटल फ्लक्स ऑफ द लाइट फ्रॉम द लैंप. तो बेटा हम सभी को पता है टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स 4 पाई कैंडल पावर जो होगी मेरी, तो 4 पाई मल्टीप्लाई बाय कैंडल पावर, आई गॉट 100, देन दिस इज 3.14314 ल्यूमन्स इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इन ए फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट चॉक एट एज ए. तो बेटा हम चॉक लगाते हैं, आपको मैंने सीरीज डायग्राम बना के दिखाया था, पूरा का पूरा फिगर थी वहां पर. तो हम यहां पर चॉक का यूज करते हैं, क्यों, एक्ट एज ए करंट लिमिटिंग डिवाइस. तो चॉक क्या होता है बेटा हमारा, एक तरीके का इंडक्टर होता है, और इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस, ना ही करंट को की वैल्यू को एकदम से बढ़ने देगा, ना ही करंट की वैल्यू को एकदम से डिक्रीज होने देगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. वो ल्यूमिनस फ्लक्स इज ए rate of energy radiation in form of light wave, light energy radiated by sun. Option C, part of light energy radiated by sun which is received on earth. Option number D, none of the above. So guys इसका आंसर बताएं मेरे को, ठीक है. लुमिनस फ्लक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट waves is the right answer. Okay guys, so move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो देखिए हमने 52 क्वेश्चंस यहां पर गाइस अटेम्प्ट कर लिए हैं. ये बहुत बड़ा होता है अपने आप में, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं कंटेंट तो मोर देन सफिशिएंट है. और क्रिएटिक्स चैनल पर आपको ये कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है, तो प्लीज गाइस लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है. 52 क्वेश्चन इन जस्ट 40 मिनट्स आपको लगा, और कितनी जल्दी आप इसका रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है. तो कितना, और इनमें से अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं तो आपका पढ़ना क्या हो गया, एकदम सफल हो गया. फॉर द सेम रेटिंग अमाउंट ऑफ हीट, रेडिएंट हीट प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज लीस्ट. ठीक है, तो बेटा इसका जो राइट आंसर होता है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रेटिंग द रेडिएंट हीट प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज द लीस्ट.
तो इसका राइट आंसर होगा बेटा हमारा फ्लोरेसेंट लैम्प। तो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का हमारा जो टेम्परेचर होता था वो बहुत कम होगा एज कंपैरिजन। अगर सभी को अगर मैं ले लूं 40 वॉट 40 वॉट 40 वॉट, ठीक है, और अगर पूछूं किसका टेम्परेचर सबसे कम होगा तो इसका टेम्परेचर सबसे मिनिमम होगा। इसलिए हमारा जब अपने घर में ट्यूबलाइट यूज करते हैं तो उससे आने वाली जो लाइट होती थी उससे हमें हीटिंग बहुत ना के बराबर महसूस होती थी एज कंपैरिजन टू फिलामेंट लैम्प और अदर लैम्प। Which of the following lamp gives the near ultraviolet light? तो इसका जो ऑप्शन है वैक्यूम टाइप फिलामेंट लैम्प, ऑप्शन बी नाइट्रोजन फिल्ड फिलामेंट लैम्प, ऑप्शन सी आर्गन फिल्ड लैम्प, ऑप्शन डी कार्बन आर्क लैम्प। सो गाइस इसका राइट आंसर क्या है? कार्बन आर्क लैम्प। लैम्प गिव्स नियरली अल्ट्रावायलेट रेज, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर्स। बहुत ना के बराबर हमें लाइट वहां दिख पाती है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी आईज कैप्चर नहीं कर सकती। ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। The radiant heat produced by the fluorescent lamp is nearly what percentage that of filament lamp of the same rating? तो 54 का आंसर बताएं डियर, इट इज 40%। ठीक, मूव करते हैं फर्दर। हीट फ्रॉम द filament of the lamp it transmitted to the surrounding mainly through radiation। आपको मैंने वहां बताया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि हीट को ट्रांसफर करने के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसे ट्रांसफर जो हीट होती है फिलामेंट से वो रेडिएशन से होती है विदाउट हीटिंग द मीडियम। द आर्क हैज, तो द आर्क हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट डियर। तो हियर आर इनवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों डियर ये? क्योंकि जब आप आर्क सर्किट ब्रेकर पढ़ते हैं तो वहां पर आर्क फेनोमेना आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्क का नेचर कैसा होता है। तो आर्क इज नेगेटिव टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो प्लीज गाइज इसे अपने माइंड में रखिएगा। आर्क कैन बी प्रोड्यूस बाय, तो गाइज एसी डीसी, आइदर एसी डीसी और ऑल ओवर। तो गाइज मैं आपको आर्क हीटिंग मैंने पढ़ाई है तो वहां पर हमने आर्क एसी डीसी दोनों से प्रोड्यूस करा है। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज टी के, तो रेडिएट्स हीट इन द पोर्शन ऑफ, तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, इट इज स्टीफेंस लॉ। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ ए बॉडी रेडिएट रिफ्लेक्ट एंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट तो नोन एज, ऑप्शन ए ब्लैक बॉडी, ऑप्शन बी ग्रे बॉडी, ऑप्शन सी व्हाइट बॉडी, ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो बेटा अगर एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, बॉडी एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन, तो गाइज वी यूज्ड ब्लैक। बट अगर बॉडी रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएशन वी यूज्ड व्हाइट। इसलिए गर्मियों में हमें ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, ओके। तो और कैसे पहनने चाहिए समर्स में? व्हाइट, क्योंकि व्हाइट में जो भी हीट आएगी उसे व्हाइट कलर क्या कर देगा? ट्रांसमिट कर देगा। जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, आप इसे इसलिए भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए हाई वैल्यू इन केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग? प्लीज जल्दी बताओ, कल ही एक्सप्लेन करा मैंने हीटिंग के अंदर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, इट इज फ्रीक्वेंसी। हाइयर द फ्रीक्वेंसी मोर इज द इंडक्शन हीटिंग, 10 to 40 किलो हर्ट्ज। ओके गाइस, इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट। गाइस यहां तो आपको तुरंत आंसर देना है, मैं पूरे ऑप्शन भी नहीं पढ़ना चाहूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल इज द राइट आंसर। ठीक गाइस, तो आई होप आपको एंजॉय हो रहा होगा सेशन, आपको क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे और आपको दिख रहा होगा कि यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट इज नॉट मच टफ एज यू थॉट। तो 62 क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, तो हीट ऑकर यूनिफॉर्मली इन द पार्ट ऑफ हीट, हीटिंग ऑकर इन द कोर ऑफ द पार्ट ऑफ हीटेड,
heating occur in the center part of the heated. Option D, heating is more at core and less on surface of the part of heated. So guys इसका जो right answer है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए. गाइस कुछ क्वेश्चन एक दो ऐसे होते हैं जो ऐसा आ जाते हैं बट नॉट ए बिग डील फॉर अस. ठीक है. नेक्स्ट है इंडक्शन हीटिंग, द डेप्थ अप टू विच द करंट विल पेनिट्रेट इज प्रोपोर्शनल टू. तो ये क्या है? स्किन इफेक्ट के बारे में बोल रहा है. ठीक है. डेप्थ पेनिट्रेशन जो है, तो यहां पर क्या होगा गाइस? डेप्थ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. द मेथड ऑफ हीटिंग यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर इज. ठीक है. तो कौन सी होती है गाइस? मेथड ऑफ हीटिंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिक रूम, तो रेजिस्टेंस हीटिंग का हम यूज करते हैं. मूव करते हैं फर्दर. हाईएस्ट पावर फैक्टर कैन बी एक्सेप्टेड इन विच ऑफ द हीटिंग. मैंने गाइस आपको बहुत अच्छे से बताया है कि किसमें सबसे हाईएस्ट पावर फैक्टर होता है. तो हमारा सबसे हाईएस्ट पावर फैक्टर होता है गाइस रेजिस्टेंस हीटिंग में. कितना होता है? यूनिटी. देखो गाइस 65 क्वेश्चन आपने मेरे साथ अभी तक कर लिए हैं. अगर आप अभी आखिरी तक बने हुए हैं तो मैं आज चेक करता रहूंगा कमेंट में कौन मेरे साथ आखिरी तक बना हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग एलिमेंट कैन गिव द हाईएस्ट टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस हीटिंग. तो गाइस इसका जो राइट आंसर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गो विद द नाइक्रोम, बट नाइक्रोम कम ऑन द सेकंड नंबर. आंसर इज सिलिकॉन कार्बाइड. सिलिकॉन कार्बाइड इज द give highest temperature in resistance heating. That's why used silicon carbide. Furnace used for the cremation used. Option A resistance heating, induction heating, dielectric heating and arc heating. तो guys इसका जो right answer है वो क्या है? resistance heating. मूव करते हैं आगे. Induction heating is possible only. So guys, as we know that induction heating required frequency and frequency 10 to 40 kilohertz. DC में frequency क्या होता है? 0. तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, इंडक्शन इफेक्ट नहीं होगा. इंडक्शन इफेक्ट इज 0. So only work for AC. In domestic cake baking oven, the temperature is controlled by. तो बेटा it is used by thermostats. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी. मैंने आपको सारे टेम्परेचर कंट्रोल करने के मेथड पढ़ाए हैं. इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 1 हर्ट्ज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीटिंग विल बी लीस्ट इफेक्टिव. जल्दी बताओ. सबसे पहले ही बताया था कि पावर फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है. ठीक है. और सबसे ज्यादा लीस्ट इफेक्टिव कौन सी होगी हीटिंग? क्योंकि गाइस these both two are depend on frequency. This is not depend on frequency. Okay, it is depend on maximum on amount of current we used. Which method of heating is likely to give leading power factor? So guys इसका right answer है डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक यहाँ कैपेसिटिव बिहेवियर होता है. ठीक है. सो हियर करंट लीड्स वोल्टेज और डाइलेक्ट्रिक लॉस आर इक्वल्स टू 2 पाई एफ बी स्क्वायर डेल्टा. ठीक है. सो हियर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज द राइट आंसर. डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इज यूज्ड इन. मैंने सारे एग्जांपल आपको लिखवाए हैं. इलेक्ट्रोड बॉयलर, सॉल्ट फर्नेस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग या ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. Which of the following method is suitable for heating conduction medium? Radiant heating, eddy current heating, induction heating, indirect arc heating. So guys इसका जो right answer है, method is suitable for heating of conduction medium. ठीक है. तो इसका right answer है हमारा 73 का गाइस, कंडक्शन
मीडियम इज इंडक्शन, हीटिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि एडी करंट सेटअप करके हम उसमें क्या करते हैं, डोंट गो विद द एडी करंट हीटिंग, एडी करंट हीटिंग नहीं होती, इंडक्शन हीटिंग में उसका एडवांटेज है एडी करंट हीटिंग। Which of the following is desirable property of resistance heating element material? So guys, all of the above है, high resistive element, ठीक है, high melting point, low temperature coefficient। Which of the following is a ideal method of heating plastic? So guys, मैंने अभी बताया था कल ही आपको, प्लास्टिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग फॉर ऑल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को। तो गाइस इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, इफ एफ इज बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ, शायद द डाइलेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है गाइस, इस एफ अभी बताया मैंने आपको फॉर्मूला, ठीक है, और अगर पूछता वोल्टेज तो वोल्टेज के स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के सिर्फ एफ। ओके, सो गाइस देखते हैं आज आपने मेरे साथ कितने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं।